हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज फोर्थ नंबर, दैट इज ऑस्सोलेशंस। तो देखेंगे कि ऑस्सोलेशंस हमें जब पढ़ना है तो इसके लिए जो बेसिक टर्म्स होते हैं वो बेसिक टर्म्स क्या होंगे, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे मीनिंग ऑफ ऑस्सोलेशन, ऑस्सोलेशन का मीनिंग क्या होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन इस नाम से भी जाना जाता है, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर हम स्टेट बोर्ड के सिलेबस की बात करेंगे तो स्टेट बोर्ड में इट इज नोन एज ऑस्सोलेशन, वाइल फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस दैट इज सीईटी, नीट एंड जेईई इट इज नोन बाय सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो देखेंगे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे मोशन। मोशंस को हम दो तरह से क्लासिफाई कर देते हैं। बेसिकली इसको हम दो टाइप्स में क्लासिफाई करेंगे, दैट इज फर्स्ट पीरियोडिक मोशन एंड सेकंड नॉन पीरियोडिक मोशन। अब देखो पीरियोडिक मोशन का मीनिंग क्या होता है। पीरियोडिक यानी कि ऐसा मोशन जो आफ्टर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम रिपीट करता है, यानी कि ये एक इसका अगर हम डेफिनेशन देखेंगे, एनी मोशन विच रिपीट इटसेल्फ, वो खुद को रिपीट करने वाला है, अपने आप को रिपीट करने वाला है, विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कोई भी मोशन अपने आप को फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करता है तो उस हर एक मोशन को हम पीरियोडिक मोशन कह सकते हैं। लेकिन उसका अगर रिपीट होने का टाइम जो होता है वो अगर अलग अलग होगा तो उसको हम नॉन पीरियोडिक मोशन कहेंगे। अब सिंपल एग्जांपल देखो, यहाँ पे अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो दैट इज रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करें रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ जब भी रिवॉल्व होता है अराउंड इट्स ओन एक्सिस तो इसके लिए टाइम जो लगता है वो टाइम होता है 24 आवर्स। यानी कि इस केस में अर्थ जब भी पहला पूरा चक्कर काटेगा अराउंड इटसेल्फ तो उस केस में उसको टाइम लगने वाला है 24 आवर। तो हमेशा जब भी वो दूसरा चक्कर लगेगा तभी भी टाइम 24 आवर, तीसरे चक्कर के लिए भी टाइम क्या हो रहा है 24 आवर। तो इस केस में ये 24 आवर हो गया फिक्स टाइम, ये हो गया फिक्स टाइम, या तो फिर इंटरवल कहेंगे तो इंटरवल हो गया 24 आवर्स का। तो यहाँ पे टाइम क्या हो गया, फिक्स हो गया। इसी के बाद ये मोशन हमेशा रिपीट करेगा तो इस तरह के मोशन को हम कह देते हैं पीरियोडिक मोशन। लेकिन अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जब कोई मोशन प्रिपेयर करता है लेकिन जब वो मोशन करेगा तो उस केस में उसको जो टाइम लगेगा वो अगर फिक्स नहीं होता है, दैट इज नॉट फिक्स, तो उस केस में हम उसको कहेंगे नॉन पीरियोडिक मोशन, ठीक है। तो ये था बेसिक एग्जांपल मोशन। उसके दो टाइप्स हमने देख लिए, पीरियोडिक मोशन है नॉन पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन का डेफिनेशन क्या है, एनी मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज पीरियोडिक मोशन एंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर दैट मोशन, या तो फिर हम उसको कह सकते हैं द टाइम इंटरवल बिटवीन टू मोशंस इज कॉल्ड एज पीरियोडिक टाइम। तो इसके अंदर जो सेकंड डेफिनेशन हमने देखा दैट इज पीरियोडिक टाइम। तो पीरियोडिक टाइम क्या होता है, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ मोशन, मोशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगने वाला है। और मोशन कौन सा कह रहे हैं इस केस में हम, पीरियोडिक मोशन। जब भी पीरियोडिक मोशन की बात करते हैं तो उस मोशन को कंप्लीट होने के लिए जो टाइम लगेगा उसको कहने वाले हम पीरियोडिक टाइम, या तो फिर उसे सिंपली कह सकते हैं हम पीरियड, जिसका यूनिट होता है सेकंड एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी। कैपिटल टी से उसे रिप्रेजेंट कर देंगे एंड इसका मोशन हो जाएगा यूनिट हो जाएगा सेकंड। तो ये था बेसिक पीरियोडिक मोशन के बारे में, ठीक है। हमने पीरियोडिक मोशन इससे पहले रोटेशनल डायनामिक्स में थोड़ा बहुत इसका पार्ट देखा है। अब देखो सेकंड कि कौन से मोशंस पीरियोडिक है। फर्स्ट सर्कुलर मोशन जो होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। सेकंड हम देखेंगे ऑस्सुलेशन। ऑस्सुलेशन, तो ऑस्सुलेशन भी क्या होगा, पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल। यानी कि अगर हम पीरियोडिक मोशन को क्लासिफाई कर देंगे तो उसमें दो टाइप्स होने वाले, यूसीएम दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड ऑस्सुलेशन। दोनों भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड ऑस्सुलेशन टाइप है पीरियोडिक मोशन के। अब देखो हमने यहाँ पे लिखा था ऑस्सिलेशन इज आल्सो नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो जो पीरियोडिक होता है
इसे बेसिकली बहुत से बार हार्मोनिक भी कहा जाता है। जो पीरियोडिक मोशन होगा इट इज ऑल्सो नोन एज हार्मोनिक मोशन। पीरियोडिक का मीनिंग है हार्मोनिक होता है। इसका सेकंड मीनिंग देखेंगे, अगर किसी भी इक्वेशन में कॉस या तो फिर साइन का टर्म प्रेजेंट होगा, कॉस या तो फिर साइन का बेसिकली, तो वो फंक्शन हो सकता है हार्मोनिक। अगर समझ में, या तो फिर साइन चाहिए या तो फिर कॉस चाहिए, लेकिन दोनों प्रेजेंट होते हैं तो बेसिकली उसको हम जनरली नॉन हार्मोनिक मोशन कहते हैं। हार्मोनिक का मीनिंग ही होता है पीरियोडिक, दैट इज सिंपल पीरियोडिक मोशन, यानी कि क्या हो गया, ऑसिलेशन। तो अब हम आगे बेसिकली ऑसिलेशन के ऊपर, कि ऑसिलेशन इज अ टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन। अब देखेंगे कि ऑसिलेशन क्या होता है, इसके लिए क्या बेसिक कंडीशंस रिक्वायर्ड है एंड इसके कौन से टाइप्स हो सकते हैं। अगर हम बेसिक मोशंस देखेंगे तो फर्स्ट था सर्कुलर मोशन, सेकंड रोटेशनल मोशन, थर्ड रोलिंग मोशन एंड फोर्थ ऑसिलेशन। अगर हम टाइप्स देखेंगे तो सर्कुलर, रोटेशनल, रोलिंग एंड ऑसिलेशन, दीज आर द बेसिक टाइप्स विच आर रिक्वायर्ड टू लर्न इन 12th क्लास। तो ये पूरे चैप्टर हमारे 12th क्लास के अंदर इंक्लूडेड है, जिसके अंदर हमने सर्कुलर, रोटेशनल एंड रोलिंग को पढ़ा। उसके बाद हम इसको अब सेपरेटली नेक्स्ट चैप्टर में, यानी कि दिस चैप्टर में पढ़ने वाला, दैट इज द ऑसिलेशन। अब देखो सर्कुलर क्या होता है उसके बारे में हमें पता है कि जब भी कोई पार्टिकल होता है एंड दिस पार्टिकल मूव्स अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, अगर कोई भी पार्टिकल किसी भी सर्कल के सर्कमफरेंस के ऊपर अगर रोटेट होता है, रिवॉल्व होता है, तो उस केस में उसको कहेंगे हम सर्कुलर मोशन। रोटेशनल में क्या होता है, तो रोटेशनल में हम बॉडी कंसीडर करते हैं एंड दैट बॉडी, अगर हम यहाँ पे एक इरेगुलर शेप कंसीडर करेंगे इस तरह से, तो यहाँ पे समझो कि ये एक्सिस हो गया एंड दिस बॉडी स्टार्ट रिवॉल्विंग अबाउट दिस एक्सिस। तो किसी भी एक्सिस के अराउंड अगर बॉडी रिवॉल्व होता है तो उसे कहेंगे हम रोटेशनल, लेकिन बॉडी को रिप्लेस कर देंगे पार्टिकल से तो वो क्या हो जाता है, इट इज सर्कुलर। उसके बाद हमने देखा था रोलिंग। रोलिंग में होता है लीनियर प्लस रोटेशनल मोशन का कॉम्बिनेशन, लीनियर प्लस रोटेशनल का कॉम्बिनेशन, यानी कि क्या होता है, तो रोलिंग मोशन, जिसके अंदर हमने देखा था कि अगर यहाँ पे कोई स्पीयर रखा जाता है एंड अगर ये स्पीयर रोल होते होते आगे की तरफ आए तो यहाँ पे जो स्ट्रेट मोशन होगा दैट इज लीनियर, लेकिन यहाँ पे ये रोटेट हो रहा है अबाउट इट्स ओन एक्सिस तो ये हो जाएगा रोटेशनल। तो ये था रोलिंग का एग्जाम्पल। अब देखेंगे कि ऑसिलेशंस के एग्जाम्पल क्या क्या है। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल होगा ऑसिलेशन का, दैट इज सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम जो होता है इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे पेंडुलम, तो पेंडुलम इस तरह से मोशन कर देगा अगर हम बात करेंगे तो इस तरह से मोशन हो सकता है। तो ये एग्जाम्पल हो गया ऑसिलेशन का। सेकंड एग्जाम्पल हम बात करेंगे तो सेकंड एग्जाम्पल होगा दैट इज द रॉकिंग क्रैडल। रॉकिंग क्रैडल यानी कि जो झूला होता है छोटे बच्चे का, इसको बोलते हैं रॉकिंग क्रैडल। वो भी क्या होता है, आगे पीछे मूव होते रहता है। अगर हम बात करेंगे इस तरह से अगर उसको रखा गया है झूले को यहाँ पे बीच में, तो ये क्या होने वाला है, ये यहाँ पे आगे पीछे मूव हो रहा है, दैट इज द एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल हम बात करेंगे यहाँ पे जो नीडल होता है सीविंग मशीन का, यानी कि जो टेलर के पास सिलाई मशीन होता है कपड़ा सीने के लिए, दैट इज नीडल। तो उसमें जो नीडल होता है यानी कि सुई, तो उसका जो मोशन होगा वो मोशन देखो, वो मोशन होता है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो उस केस में वो अपवर्ड डाउनवर्ड होता है। रॉकिंग में रॉकिंग क्रैडल जो होता है वो आगे पीछे। सिंपल पेंडुलम में ये भी आगे पीछे हो रहा है। तो यहाँ पे दीज आर द एग्जाम्पल। अब लास्ट एग्जाम्पल लेंगे जिससे आप ऑसिलेशन को अच्छे से समझ पाओ, कि हम यहाँ पे कहेंगे कि स्प्रिंग attached to a mass, अगर कोई मास होता है उसको अगर हम स्प्रिंग अटैच कर देंगे और इस मास को हम
यहाँ से खींच के छोड़ देंगे तो ये भी आगे पीछे होने वाला है। तो देखो, दीज आर द बेसिक एग्जांपल्स ऑफ ऑसिलेशन। अब इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो कि ऑसिलेशन क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, ये वाला जो पोजीशन था ये सेंट्रल पोजीशन था, दैट इज जिसको हम कहेंगे मीन पोजीशन, जिसको कहेंगे हम मीन पोजीशन। तो यहाँ पे जो मास था ये मास एक बार इस मीन पोजीशन के आगे चला गया, फिर वापस मीन पोजीशन, फिर पीछे आया। यहाँ पे जो झूला था ये झूला अभी स्ट्रेट होता है तो ये भी होगा इसका मीन पोजीशन, दैट इज एमपी। ये फिर आगे जाएगा फिर पीछे आएगा तो ये भी हो गया। यहाँ पे देखो, अगर इनिशियली ये यहाँ पे होता है तो ये होगा इसका एमपी, दैट इज द मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन से खींचने के बाद अगर हम इसे छोड़ देंगे तो यहाँ पे जो मास अटैच था इस स्प्रिंग को, ये आगे जाएगा, मीन पोजीशन, पीछे आएगा, फिर मीन पोजीशन, फिर आगे, फिर मीन पोजीशन, फिर पीछे। तो इस तरह से जितने भी मोशंस होते हैं उनको हम बेसिकली कहते हैं ऑसिलेशंस। अब देखो, यहाँ पे अगर हम डेफिनेशन देखेंगे तो ऑसिलेशन का डेफिनेशन होता है टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी। अगर कोई भी बॉडी टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करता है तो उस मोशन को हम कहेंगे ऑसिलेशन। लेकिन ये टू एंड फ्रो मोशन कहाँ पे होना चाहिए? दिस टू एंड फ्रो मोशन मस्ट बी अबाउट अ मीन पोजिशन, दैट इज इस मीन पोजिशन को हम फिक्स पॉइंट भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फिक्स पॉइंट। तो ऑसिलेशन का डेफिनेशन होता है a motion of a body, that is the to and fro motion of body about a mean position in, वो स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है एंड वो किसी कर्वेचर पे भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक कर्वेचर फॉर्म हुआ, इस झूले का देखेंगे तो यहाँ पे भी कर्वेचर फॉर्म हुआ। लेकिन निडल की बात करेंगे तो निडल स्ट्रेट लाइन में ऊपर नीचे चला गया। यहाँ पे जो मास अटैच था स्प्रिंग को ये भी स्ट्रेट लाइन में आगे चला गया फिर पीछे आया। यानी कि ऑसिलेशन में दो तरह के टू एंड फ्रो मोशन हो सकते हैं। तो देखेंगे वो दो तरह के मोशंस कौन से होंगे और उनका नाम क्या होगा। तो बेसिकली ऑसिलेशंस के दो टाइप होते हैं। फर्स्ट होगा लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिससे हम एसएचएम कहते हैं। एसएचएम का मीनिंग क्या कहा था अभी? ऑसिलेशन। एंड सेकंड मोशन जो होगा वो होगा एंगुलर एसएचएम, एंगुलर एसएचएम। यानी कि ऑसिलेशंस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, लीनियर एसएचएम एंड एंगुलर एसएचएम। अब लीनियर एसएचएम का मीनिंग क्या होता है? जब भी कोई भी बॉडी ऑसिलेट होगा एंड व्हाइल ऑसिलेटिंग, जब भी वो ऑसिलेट होता है तो उस टाइम अगर वो स्ट्रेट लाइन में टू एंड फ्रो मोशन करेगा तो उसको कहेंगे हम लीनियर। लीनियर का मीनिंग होता है स्ट्रेट लाइन। उसी तरह से अगर जो भी एसएचएम होगा जिसमें बॉडी जो पाथ ट्रैवल करने वाला है वो पाथ अगर कोई कर्वेचर होता है या तो फिर वहां पे वो किस मीन पोजीशन के साथ कुछ एंगल बनाता है तो उस केस में उस ऑसिलेशन को कहने वाले हम एंगुलर एसएचएम। अब दोनों के एग्जांपल्स भी देख लो। फर्स्ट एग्जांपल में हमने यहाँ पे एक मास कंसिडर किया, मास एंड विच इज अटैच टू अ स्प्रिंग। स्प्रिंग के जो दो एंड हो गए उसमें से एक एंड हमने फिक्स सपोर्ट को अटैच किया एंड सेकंड एंड जो था वो हमने उस मास को अटैच किया। अब यहाँ पे मास रेस्ट कंडीशन में है तो यहाँ पे ये हो गया उसका मीन पोजीशन, यहाँ पे ये होगा इसका मीन पोजीशन। अब भी जहाँ पे समझो x ये होगा इसका मीन पोजीशन। अगर हम इसको खींचेंगे तो खींचने के बाद इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा मीन पोजीशन से यहाँ तक, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ तो इस केस में ये आगे चला गया। अगर छोड़ देंगे तो थोड़ी देर बाद ये पीछे आने वाला है, ये पीछे मीन पोजीशन तक भी आ सकता है और इसके पीछे भी जा सकता है। तो इसी तरह से अगर हम इसे छोड़ देंगे तो ड्यू टू इलास्टिक नेचर ऑफ स्प्रिंग ये जो मास था ये मास इसी सरफेस के ऊपर आगे पीछे मोशन परफॉर्म करने वाला, दैट इज द टू एंड फ्रो मोशन। लेकिन क्या कि उसके लिए हमने जो सरफेस यहाँ पे कंसीडर किया इट इज फ्रिक्शनलेस सरफेस। तो हमने फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर अगर हम मास रखते हैं एंड दिस मास इज अटैच टू अ स्प्रिंग एंड स्टार्ट परफॉर्मिंग टू एंड फ्रो मोशन तो इस केस में ये मास
स्ट्रेट लाइन में आगे पीछे जा रहा है, इसलिए इसे कहेंगे हम लीनियर एसएचएम। तो अब देखो यहाँ पे मेन पोजीशन, ये मेन पोजीशन के आगे मैक्सिमम डिस्टेंस चला गया, तो यहाँ पे स्प्रिंग में टेंशन डेवलप होगा। लेकिन अगर यही मास पीछे की तरफ आता है तो ये स्प्रिंग कॉम्प्रेस हो जाएगा और स्प्रिंग में डेवलप हो जाएगा कॉम्प्रेशन। तो ये था हमारा फर्स्ट टाइप लीनियर एसएचएम। अब देखो सेकंड, दैट इज एंगुलर एसएचएम। एंगुलर एसएचएम में समझो हमारे पास यहाँ पे एक स्ट्रिंग है और हमने इस स्ट्रिंग को अटैच किया एक मास, दिस इज द स्ट्रिंग एंड हियर अ मास, वी आर अटैचिंग अ मास टू ए स्ट्रिंग, और इसको हमने खींच के छोड़ दिया, तो इसके बाद ये मास यहाँ पे इस तरह से रिवॉल्यूशन करना स्टार्ट कर देगा, दैट इज द टू एंड फ्रो मोशन स्टार्ट कर देगा। तो टू एंड फ्रो मोशन में यहाँ पे ये मेन पोजीशन के आगे चला गया, फिर मेन पोजीशन, फिर पीछे आ गया, यानी कि इस केस में भी जो मास अटैच किया इट इज परफॉर्मिंग टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन का मीनिंग होता है आगे जाना पीछे जाना, या तो फिर ऊपर नीचे, दोनों को भी हम टू एंड फ्रो मोशन कह सकते। तो इस केस में भी ये मास आगे पीछे जा रहा, लेकिन इसका मेन पोजीशन क्या था, तो ये वाला सेंटर, कि जहाँ पे वो रेस्ट कंडीशन में रहता है। तो ये हो गया मेन पोजीशन, यानी कि मेन पोजीशन के आगे एंड पीछे ये मास जा रहा है, तो इसको कहेंगे हम एंगुलर एसएचएम। यानी कि हमने एसएचएम को दो पार्ट में डिवाइड किया, लीनियर एसएचएम, एंगुलर एसएचएम। अब पढ़ेंगे लीनियर एसएचएम के पूरे डिटेल्स में पॉइंट। हमने अब तक जितने पॉइंट्स देखे थे वो पूरे बेसिक थे। अब देखेंगे हमारा फर्स्ट पॉइंट, दैट इज लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब देखो जिस तरह से हमने सर्कुलर मोशन में देखा था कि अगर बॉडी रिवॉल्व होता है तो उसके ऊपर कौन सा फोर्स लगता है, उस फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, स्पीड क्या होगी, नंबर ऑफ फॉर्मूले हमने डिराइव किए थे। उसी तरह से व्हेन अ बॉडी परफॉर्म्स सिंपल हार्मोनिक मोशन, जब भी बॉडी मोशन में होता है तो उसके अंदर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स रिक्वायर्ड होता है। तो हम अब देखेंगे कि ऑसिलेशंस में क्या क्या फॉर्मूले बन सकते हैं जब कोई बॉडी ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करता है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक बॉडी कंसिडर किया। इनिशियली इस बॉडी को हमने रेस्ट कंडीशन पे रखा। यहाँ पे जो सेकंड वाला डायग्राम है ये है रेस्ट कंडीशन, जिसे हम कहेंगे रिलैक्स स्टेट। यहाँ पे बॉडी रिलैक्स स्टेट में, यानी कि इस कंडीशन में नाउ अभी इसके ऊपर जो फोर्स है वो फोर्स हो जाएगा जीरो। अब ये कंडीशन क्या है, हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास हमने m कंसीडर किया। सेकंड पॉइंट, यहाँ पे हमने एक स्प्रिंग अटैच किया। स्प्रिंग का फर्स्ट एंड रिजिड सपोर्ट को अटैच है एंड सेकंड एंड बॉडी को अटैच है। तो इस केस में हमने एक स्प्रिंग को यहाँ पे इस तरह से अटैच किया। अब जैसे स्प्रिंग को अटैच करेंगे तो इस स्प्रिंग के अंदर जो भी कॉम्प्रेशन या तो फिर टेंशन होता है वो इस कंडीशन के लिए जीरो है। अभी तो वो क्या हो गया, जीरो। तो ये हो गया पूरा रिलैक्स स्टेट। अब इस कंडीशन में यहाँ पे अगर हम एक्सिस ड्रॉ करते हैं पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, तो ये हो गया मेन पोजीशन। यहाँ पे जो एक्सिस पास करेंगे इस सेंटर से, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, मेन पोजीशन। अब नाउ एज्यूम दैट कि हम इस बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज टूवर्ड्स द लेफ्ट। यहाँ पे हमने एक फोर्स F अप्लाई किया। ड्यू टू दिस फोर्स बॉडी स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द लेफ्ट, और हमने बॉडी को राइट की तरफ लेके चले गए। हमने एक फोर्स अप्लाई किया F फोर्स अप्लाई करने के बाद बॉडी हमारा राइट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा। और समझो कि हमारा राइट का जो पोजीशन आ गया बॉडी का, तो हमने मैक्सिमम यहाँ तक इस बॉडी को खींचा, और इसी कंडीशन के ऊपर हमने जो फोर्स अप्लाई किया था, दैट इज दिस अप्लाइड फोर्स, उसको हम अगर निकाल देते हैं तो उस केस में क्या होगा, तो इस केस में जो स्प्रिंग था, ये स्प्रिंग इस बॉडी को इस डायरेक्शन में खींचेगा, ठीक है, जिसके वजह से बॉडी का मोशन टूवर्ड्स द लेफ्ट हो जाएगा। तो इस केस में जो फोर्स अप्लाई किया वो फोर्स किसने अप्लाई किया, तो इस केस में बॉडी के ऊपर फोर्स स्प्रिंग ने अप्लाई किया, जिसके वजह से यहाँ पे जो बॉडी था वो अपनी पोजीशन, जो इनिशियल पोजीशन थी, उसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। देखो हम यहाँ पे दो फोर्सेस के बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट था एक्सटर्नल फोर्स जो कि हमने अप्लाई किया, जो एक्सटर्नली लगा।
सेकंड फोर्स जो था वो था रिस्टोरिंग फोर्स, वो था रिस्टोरिंग फोर्स जो स्प्रिंग ने अप्लाई किया। यहां पे हम ह्यूमंस लिख देंगे कि एक्सटर्नल फोर्स ह्यूमन ने अप्लाई किया एंड रिस्टोरिंग फोर्स जो था वो हमेशा बॉडी के इंटरनल फोर्स होता है कि जो स्प्रिंग ने अप्लाई किया। तो यहाँ पे दो फोर्सेस की बात कर रहे थे, फर्स्ट केस में F, सेकंड केस में BF, दोनों भी क्या होते, इक्वल होते। अब देखो इस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, रिस्टोरिंग फोर्स का काम क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज ट्राइज टू ब्रिंग बैक द बॉडी टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। जहां पे पहला बॉडी था उसी पोजीशन में लाने की कोशिश करता है रिस्टोरिंग फोर्स। तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे ये जो केस था इसमें स्प्रिंग में खिंचाव बढ़ा, इसलिए ये हो गया टेंशन वाला केस, टेंशन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रेच। तो इस केस में टेंशन आ गया, उसके बाद यहाँ पे जो बॉडी था ये मूव करने लगेगा टुवर्ड्स द लेफ्ट और ये मेन पोजीशन पे आएगा, फिर इस मेन पोजीशन को क्रॉस करते करते ये आगे चला जाएगा, क्योंकि इस केस में अब ये जो फोर्स था इस फोर्स की वजह से यहाँ पे जो एक्सपांशन हुआ था अब वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन में। तो ये मेन पोजीशन के बाद ये बॉडी फिर इस मेन पोजीशन को काट के टुवर्ड्स द लेफ्ट चला जाएगा और इस केस में स्प्रिंग कॉम्प्रेस हो जाएगा। तो ये वाला थर्ड हो जाएगा कॉम्प्रेशन का। तो इस तरह से रिलैक्स स्टेट, टेंशन एंड कॉम्प्रेशन, तो तीन केसेस बने। अब देखो जैसे बॉडी यहां तक आ जाएगा फिर से यहाँ पे जो स्प्रिंग होगा ये स्प्रिंग इस बॉडी के ऊपर इस डायरेक्शन में यानी कि टुवर्ड्स द राइट फोर्स अप्लाई करेगा, जिसके वजह से ये बॉडी फिर आगे की तरफ जाने की कोशिश करेगा यानी कि टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। लेकिन थोड़ी देर बाद वो मेन पोजीशन को क्रॉस करके फिर ये वाला स्टेट बनाएगा। इसके बाद ये क्या होगा, फिर मेन पोजीशन की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, यानी कि इस पूरे केस में डायरेक्शन ऑफ, अब ये देखो डायरेक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स क्या था, रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं हम। डायरेक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स यानी कि जो फोर्स स्प्रिंग ने डेवलप किया, यहाँ पे स्प्रिंग ने फोर्स नहीं डेवलप किया था, यहाँ पे हमने फोर्स अप्लाई किया था, इसलिए हम इस फोर्स की बात नहीं कर रहे। वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस फोर्स। तो इस केस में ये फोर्स टूवर्ड्स, या अगर हम इस मेन पोजीशन को ऊपर की तरफ खींचेंगे इस तरह से, तो ये मेन पोजीशन, तो ये फोर्स किसकी तरफ डायरेक्ट हो रहा है, मेन पोजीशन की तरफ। ठीक है, इस केस में तो हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी मेन पोजीशन है, इसके ऊपर हमने फोर्स 0 कंसीडर किया था इनिशियली, और ये एक्सटर्नल फोर्स है जिसकी हम बात नहीं कर रहे। अगर हम यहाँ पे आते हैं थर्ड वाले केस पे, तो यहाँ पे बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगा है स्प्रिंग ने, इसका डायरेक्शन देखो, ये हमारा मेन पोजीशन, और इस फोर्स का डायरेक्शन देखो, ये उस मेन पोजीशन की तरफ जा रहा है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स always towards मेन पोजीशन, वो हमेशा मेन पोजीशन की तरफ ही होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो, क्या डायरेक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स अगर पूछा जाता है तो डायरेक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। यहाँ पे मेन पोजीशन था तो इसकी तरफ डायरेक्शन हुआ, यहाँ पे ये मेन पोजीशन है तो यहाँ पे डायरेक्शन हुआ। इस केस में आता है तो इस केस के ऊपर हमने देखा था कि यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स था। तो इस तरह से हमने फोर्स का डायरेक्शन पता कर लिया कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है। अब सेकंड, हम पूरे सेशन में रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में ही बात करने वाले, जो हमने इनिशियली अप्लाइड फोर्स किया था उसकी हम बात नहीं करने वाले क्योंकि उसको हमने तभी रिमूव किया। नाउ अब देखो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो डिस्प्लेसमेंट अगर हम x कंसिडर करेंगे, पहले वाले मेन पोजीशन से राइट साइड में जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसे हम x कंसिडर करेंगे। तो देखो मुझे बताओ, फॉर दिस बॉडी डिस्प्लेसमेंट, हम हमेशा डिस्प्लेसमेंट को मेन पोजीशन से ही काउंट करने वाले इस चैप्टर में। तो ये डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हुआ, राइट डायरेक्शन में, और फोर्स किस तरफ जा रहा है, फोर्स इज अप्लाइंग टुवर्ड्स द लेफ्ट। देखो रिस्टोरिंग फोर्स पहले केस में जा रहा है टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, दैट इज टुवर्ड्स द लेफ्ट, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हुआ, तो वो हुआ राइट डायरेक्शन में। अब थर्ड वाला केस देखो, थर्ड वाले केस में जो डिस्प्लेसमेंट था, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया x,
टुवर्ड्स द लेफ्ट, लेकिन बॉडी किधर जा रहा है, बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स द राइट, यानी कि फोर्स जो था, इस फोर्स का डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स द राइट। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फोर्स जो था ये जा रहा है राइट और डिस्प्लेसमेंट एक्स जो था ये था लेफ्ट। फर्स्ट वाले केस में, टॉप वाले केस में जो फोर्स था फोर्स इज टुवर्ड्स द लेफ्ट एंड एक्स जो था ये बना राइट, यानी कि फोर्स एंड एक्स में जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है। अगर फोर्स लेफ्ट में होता है तो डिस्प्लेसमेंट राइट में हो रहा है, अगर फोर्स राइट की तरफ जाता है तो डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इज टुवर्ड्स द उसके अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज लेफ्ट हो जाएगा। अब देखो, अगर मैं इस बॉडी को और ज्यादा डिस्प्लेस करूंगा, ठीक है, यहाँ पे जो x था इस x को मैं और ज्यादा इंक्रीज करूंगा तो इस स्प्रिंग के अंदर टेंशन बढ़ने वाला है या तो फिर घटने वाला है, तो ऑब्वियसली टेंशन क्या होने वाला है, इंक्रीज होगा। अगर टेंशन इंक्रीज होगा तो जो स्प्रिंग बॉडी के ऊपर खींचेगा खुद की तरफ, वो फोर्स भी क्या होगा, वो फोर्स भी बढ़ने लगेगा। आ गया समझ में। लेकिन अगर मैं इस x को कम कर देता हूँ, यहाँ पे जो x था इसको मैं कम कर दूंगा। कम किस तरह से करूंगा कि मैं इस बॉडी को इधर थोड़े डिस्टेंस से आगे लेके जाऊंगा, तो टेंशन क्या हो जाएगा, कम। टेंशन कम हुआ तो जो फोर्स इस बॉडी के ऊपर लगने वाला है वो भी क्या हो जाएगा, कम। यानी कि यहाँ से हम ये बात लिख सकते हैं कि फोर्स किसके ऊपर डिपेंड है, तो उस डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, यानी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। यहां से हमें पता चलता है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है। अगर डिस्प्लेसमेंट को बढ़ाया तो फोर्स बढ़ेगा क्योंकि टेंशन इंक्रीज हुआ, लेकिन उसी तरह से अगर हम डिस्प्लेसमेंट कम रखेंगे तो फोर्स भी क्या होने वाला है, कम होने वाला है। तो ये था फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो इसको हम लिख देंगे फोर्स इक्वल टू माइनस, यहाँ पे एक कांस्टेंट लेंगे के, क्योंकि जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव कर देते हैं तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा एक कांस्टेंट माइनस के इंटू एक्स। अब इस केस में हमने निगेटिव साइन क्यों लिया, तो अब देखो यहाँ पे F क्या था, फोर्स था। कौन सा फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स। इस केस में ये था रिस्टोरिंग फोर्स। किसने अप्लाई किया, तो ये फोर्स स्प्रिंग ने अप्लाई किया। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो इस केस में इनिशियली बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, x इज द डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, हम तो इसे डायरेक्टली लिख नहीं सकते कि F इक्वल्स टू एक्स, क्योंकि फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, x का यूनिट मीटर होता है। दोनों यूनिट अगर मैच हुए तो ही हम उनको इक्वेट कर सकते हैं, अदरवाइज हम उनको इक्वेट नहीं कर सकते। इसलिए हमें एक टर्म लेना पड़ा जो था के, कांस्टेंट। तो ये के हो जाएगा एक कांस्टेंट जिसे कहते हैं फोर्स कांस्टेंट, या तो फिर इसे बेसिकली आप स्प्रिंग कांस्टेंट भी कह सकते हो अगर हम स्प्रिंग का यूज करते हैं। तो ये बेसिक हो गया। अब देखेंगे कि निगेटिव साइन क्यों आया। जो के होगा दैट इज कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को कोई भी डायरेक्शन नहीं होगा। अब फोर्स को डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट को भी डायरेक्शन है, क्योंकि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन अब देखो, हमने यहाँ पे लिखा था फोर्स अगर राइट की तरफ है तो डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट, यानी कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो उस अपोजिट डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए हमने लिया यहाँ पे निगेटिव साइन। यहाँ पे देखेंगे तो फोर्स लेफ्ट की तरफ जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट बॉडी का किधर हुआ, टुवर्ड्स द राइट। इसीलिए फोर्स इक्वल्स टू माइनस के एक्स। ये था बेसिक कि यहाँ पे जो फोर्स होगा, अब इसके यहाँ पे हम क्या समझ सकते हैं कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट इन डायरेक्शन। किसमें, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में। यहाँ तक था हमारा पूरा बेसिक। अब देखेंगे कि अगर बॉडी यहाँ से डिस्प्लेस होता है तो इस केस में कुछ वेलोसिटी भी प्रोड्यूस हुआ होगा, एंड इफ वेलोसिटी चेंजेस तो इसमें एक्सेलरेशन भी आया होगा। तो हमें वो एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ, वेलोसिटी कितना है एंड डिस्प्लेसमेंट कितना है, उसे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बेसिक इक्वेशंस हम देखेंगे अब यहाँ पे कि चलो ठीक है, ये तो पूरा कंप्लीट हो गया कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, F इक्वल्स टू माइनस के एक्स। तो अब नेक्स्ट पॉइंट देखो कि हम इसको और आगे कैसे डिराइव कर सकते हैं। तो हमारे पास बेसिक
अभी जो पढ़ा इसमें से हमने फॉर्मूला लिख दिया F इक्वल्स टू माइनस के एक्स। नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जब भी किसी बॉडी का मोशन होता है तो उस केस में हम फोर्स का फॉर्मूला लिख देते हैं F इक्वल्स टू ma, यानी कि m इज द मास ऑफ द बॉडी एंड a इज द एक्सेलरेशन विच इज प्रोड्यूस इन द बॉडी। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, दोनों को अगर हम कंपेयर कर देंगे तो हम लिख सकते हैं ma इक्वल्स टू माइनस के एक्स, ma इक्वल्स टू माइनस के एक्स। देयरफॉर एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हुआ, इस केस में जो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ दैट इज इक्वल्स टू के एक्स डिवाइडेड बाय m। अगेन इस केस में m दैट इज द मास ऑफ बॉडी विच इज आल्सो अ कांस्टेंट। तो ये पूरा टर्म क्या होने वाला है, फिर से कांस्टेंट ही होने वाला है, क्योंकि मास तो चेंज नहीं होता। ऐसे नहीं होता कि बॉडी आगे जा रहा है तो उसका मास घट रहा है, पीछे आ रहा है तो मास बढ़ रहा है। इसलिए ये पूरा टर्म फिर से क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ये पूरा टर्म क्या हो गया, कांस्टेंट, जिसको हम लिख देते हैं ओमेगा स्क्वायर। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो इस ओमेगा को कहते हैं हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इस चैप्टर में इस ओमेगा को कहेंगे हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन गया a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये था हमारा बेसिक फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। अब आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्लियर हो गया। अब यहां से आप डिफरेंट इक्वेशंस लिख सकते हैं। आप एक्सेलरेशन प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0 भी लिख सकते हैं। क्लियर है। आप एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्सेलरेशन प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 0। तो ये भी इक्वेशन हो गया सेकंड वाला। आप एक्सेलरेशन जो था इसको क्या लिख सकते हो, आप एक्सेलरेशन को dv बाई dt भी लिख सकते हो। dv बाई dt प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, 0। अब यहाँ पे जो वेलोसिटी था, इस वेलोसिटी को हम क्या लिख देते हैं, हमारे पास वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला है v इक्वल्स टू dx बाय dt, बेसिक फॉर्मूला। तो इसको अगर हम यहाँ पे लिख देंगे तो ये हो जाएगा d स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया हमारा थर्ड फॉर्मूला। यानी कि इसी फॉर्मूले को a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, इसको लिख सकते हैं a प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0, या तो फिर d स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो इसको कहते हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर SHM, ऑफ लीनियर SHM। तो इस पूरे लेक्चर में हमने जो जो बेसिक पढ़ा था उसको हम एक बार शॉर्ट में रिवाइज करेंगे। सबसे पहला पॉइंट देखा था टाइप्स ऑफ मोशन, जिसके अंदर हमने 2 टाइप देखे थे, पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक। पीरियोडिक मोशन का डेफिनेशन वो भी आपको याद रखना है कि जिसमें टाइम इंटरवल या तो फिर मोशन रिपीट होने के लिए जितना टाइम लगता है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में साइकिल पूरा रिपीट होता है। सेकंड, इसी पीरियोडिक मोशन के हमने 2 टाइप्स देखे थे। फर्स्ट था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सेकंड इज ऑस्सिलेशन विच इज आल्सो कॉल्ड एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में हमने क्या क्या देखा कि जिसके अंदर टू एंड फ्रो मोशन होता है उसको हम बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। फिर इसके बाद जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है इसके 2 टाइप पढ़े थे हमने। एक था पेंडुलम का, जिसके अंदर एक एंगल या तो फिर कर्वेचर कवर होता था, एंड सेकंड कि जिसके अंदर बॉडी के पूरे पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं, दैट इज लीनियर SHM एंड सेकंड इज एंगुलर SHM। ये 2 टॉपिक्स हमने ऑस्सिलेशन के अंदर हमने देख लिए थे कि लीनियर SHM क्या होता है, एंगुलर SHM क्या होता है, उनका डेफिनेशन, उनका डायग्राम। फिर इसके बाद अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव होता है तो उसके मोशन का कुछ इक्वेशन होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर ट्रैक में रिवॉल्व होता है तो उसका कुछ स्पेसिफिक इक्वेशन होने वाला है। उसी तरह से जब ऑस्सिलेशन होता है तो ऑस्सिलेशन के अंदर हमने जो इक्वेशंस देखे थे वो इक्वेशंस देख लो। फर्स्ट इक्वेशन था एक्सेलरेशन a प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। सेकंड इक्वेशन, दिस इज एक्सेलरेशन को हम लिख देते थे dv बाय dt प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। थर्ड, इसी dv बाई dt को हम आगे चल के लिख सकते थे d स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय
dt square plus omega square x equals to 0. So these are the basic equation of simple harmonic motion. ऑसोलेशन के ही ये पूरे इक्वेशन है, तीनों में से हर इक्वेशन आपको पूछा जा सकता है, लेकिन मोस्टली ये इक्वेशन जो पूछा जाता है इसको हमने कहा था डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम, ऑफ लीनियर एसएचएम। लीनियर एसएचएम जो होगा उसका या तो फिर सिंपली एसएचएम का जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है दैट इज डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। अब हम बात करेंगे बेसिक फीचर्स दैट इज फोर्स। कि आपने जब ऑसिलेशन में फोर्स देखा तो इस फोर्स का डायरेक्शन क्या था। बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये डायरेक्शन था टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, जो मीन पोजीशन होता है उसी की तरफ इसका डायरेक्शन होता है। ये जो फोर्स था इस फोर्स को हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, यानी कि पूरे क्वेश्चन रिलेटेड टू फोर्स क्या आ सकते हैं तो इसको कहते थे रिस्टोरिंग फोर्स। ये फोर्स किसने डेवलप किया? दिस फोर्स वाज डेवलप्ड बाय स्प्रिंग। ओके, ये फोर्स किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स दैट इज ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स आर अपोजिट इन डायरेक्शन, अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये था बेसिक पूरा फोर्स के बारे में, जिसको हम सिंपली एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स लिख सकते थे, जिसको आगे चल के हमने लिखा था एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स। यहाँ पे के एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू पॉजिटिव है, दिस इज द कांस्टेंट विच इज पॉजिटिव। तो ये था पूरा बेसिक रिलेटेड टू द फोर्स। अब सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के पूरे इक्वेशंस तो हमने यहाँ पे लिख दिए, लेकिन अब सेम वही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होता है? इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। बॉडी किधर भी मूव करे लेकिन ये कहाँ पे जाने वाला है? टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। यानी कि ये सेम डायरेक्शन होगा जो डायरेक्शन होगा फोर्स का। इट इज एक्ट्स इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ फोर्स। जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन क्या होगा? एक्सेलरेशन का। अगर इसको हम कंपेयर करेंगे डिस्प्लेसमेंट के साथ तो ये हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आल्सो टू द डिस्प्लेसमेंट। ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट से अपोजिट। और इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम अपोजिट इन डायरेक्शन। जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा उससे क्या होगा? अपोजिट। ठीक है, तो ये था बेसिक एक्सेलरेशन के बारे में जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, तो यहाँ से आप एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकाल सकते हो कि जो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू हमने लिखा था एक्सेलरेशन, ये शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। यहाँ पे भी डी बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, या तो फिर डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो इसको हम डिफरेंट फॉर्मेट्स में लिख सकते हैं। तो ये था बेसिक कि एक्सेलरेशन एंड फोर्स के ऊपर आपको जो पॉसिबल क्वेश्चंस पूछे जा सकते थे एमसीक्यूज में सीईटी के लिए, उसके बारे में आपको इतना बेसिक पता होना जरूरी होता है। अब नेक्स्ट देखेंगे कि वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का तो बेसिक इक्वेशन हमने यहाँ पे देख लिया, लेकिन वेलोसिटी का इक्वेशन क्या हो सकता है एंड देन डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या हो सकता है एट डिफरेंट पॉइंट्स।